हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ का अपना जो एग्ज़ाम हुआ है। आपको पता है कि एसएससी सीपीओ का जो अपना एग्ज़ाम है वो 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक 3 दिन में हुआ है और एक दिन में 3 शिफ्ट हुई है। टोटल अपनी 9 शिफ्टों के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है। एसएससी के द्वारा करवाया गया कंडक्ट, या फिर कह सकते हैं कि टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया गया ये लेटेस्ट एग्ज़ाम है, जो अभी अपना जिसके आंसर की कल शाम को ही आ गई है। ठीक है। और आपके जो दिसंबर में 1 दिसंबर से और लेकर 13 दिसंबर तक सीजीएल प्री के एग्जाम भी हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और एक चीज़ आपको पता है कि जो टीसीएस है या जो एसएससी है उसमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सिमिलर रहता है, मतलब जो रिसेंट के एग्जाम होते हैं उनमें सिमिलर रहता है। तो इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा और जिसका आपको रिप्रेजेंटेशन डालना है तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर का कितना इंपॉर्टेंस है एसएससी के अंदर। ठीक है। वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी थोड़े बहुत टाइम से भी कर रहे हो या आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे हैं तो इस चीज़ का आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर टाइप के आते रहते हैं, जैसे जैसे रिसेंट में अपना पैटर्न चलता रहता है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। 1 से 2 से 3 दिन के अंदर हम सारी शिफ्टों को मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी हम मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम रीजनिंग को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहले मैथ्स का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और क्वेश्चन अपने हिंदी लैंग्वेज में ही है, इतनी जल्दी बाइलिंगुअल अरेंज नहीं हो पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से भी हैं, और देखो कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी जो कि अर्थमेटिक के होते हैं, बाकी जो अपने एडवांस से होते हैं उनमें तो कुछ प्रॉब्लम इतनी आती नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज का उनमें इतना कुछ इशू होता ही नहीं है। बाकी फिर भी मैं आपको जो टर्म है उनको समझाता रहूंगा साथ साथ में, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। अपना ज़्यादा टाइम की कमी आपके पास भी कमी है टाइम की और मेरे पास भी। पहला क्वेश्चन है कि एक सेलर है, वो 2 किलो वेट के स्थान पर गलत वेट यूज करता है और 25% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। 2 किलो की जगह मतलब कुछ कम तोल रहा है, जिससे कि 25% लाभ कमा रहा है। आगे बोल रहा है कि वो दावा करता है, वो बोल रहा है कि वो सीपी पर ही बेच रहा है चीजों को। यानी अगर वो सीपी में खरीद रहा है और सीपी पर ही बेच रहा है तो उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, और किस कैसे कमा रहा है? जो फॉल्स वेट है उनका यूज करके। तो सिंपल सी बात है, देखो 25% ये लाभ कमा रहा है, 25% होता है अपना 1/4। तो अगर मैं कहूँ जो प्रॉफिट है इसका 4 से 5 कमा रहा है। ठीक है। लेकिन जब अपन को पूछ रहा है कि जो 2 किलोग्राम की जगह कितना कम यूज उसको करना पड़ेगा वेट, तो देखो जब भी प्रॉफिट का रेशियो 4:5 है तो जो वेट का रेशियो है ना वो इसको जस्ट रिवर्स होता है। 5 से 4, यानी इसको 5 यूनिट देना था, लेकिन वो दे कितना रहा है? सिर्फ 4 यूनिट दे रहा है। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2000 ग्राम है। यानी मैं कह सकता हूँ 400 गुना है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600 ग्राम आ गई। अब हमसे पूछा है कि कितना कम दे रहा है। देना उसको कितना था? 2000 ग्राम देना था, लेकिन दे रहा है कितना? 1600 ग्राम में दे रहा है। तो कितना कम दे रहा है? 400 ग्राम कम दे रहा है। ठीक है। इसी के बारे में हमसे पूछा गया कि कितना कम तोल रहा है, तो 400 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का सही आंसर है। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अपना रेशियो मेथड एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है। बाकी इसमें और जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले, तो आप सिर्फ रेशियो मेथड ही लगाओ, बाकी और कोई मेथड आपको यूज नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो अपना सेकंड क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक खेत है वो आयत के आकार का है, जिसकी लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई क्या है? 75 मीटर है। मैं एक खेत बना लेता हूँ। इस तरीके से अपना एक रेक्टेंगुलर शेप में खेत है। 90 मीटर इसकी जो लंबाई है और 75 मीटर इसकी चौड़ाई है। आगे हमसे बोला गया है, खेत के कोने में एक 18 और 15 गहरा एक गड्ढा खोद दिया। मान लो एक कोने को ले लिया, इसमें इसमें हमने गड्ढा खोदा, ये वाला गड्ढा खोदा। और इसमें से जो निकाली गई मिट्टी है उसको जो बाकी जो खेत है उसमें फैला दिया जाता है। यानी ठीक है, बाकी खेत मतलब जैसे मैं अगर इस रेड शेप से इसको कवर करूँ तो इसमें अपने फैला दिया। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वॉल्यूम इक्वल करना होता है। ठीक है। इसमें जो बड़ी हुई हाइट पूछी जाती है हमेशा। तो देखो, अब देखो हमको फैलाना है इस रेड जो अपना रीजन है, रेड शेडेड जो रीजन है, इसके अंदर चीजों को फैलाना है। तो सबसे पहले तो अपन को निकाला होगा कि जो ये रेड शेडेड एरिया है, ठीक है, आर से ही लिख देता हूँ कि जो रेड है अपना इसका एरिया क्या होगा? ये आ जाएगा 90 × 75, क्योंकि एक रेक्टेंगल है इसमें से माइनस करना होगा। ये जो पार्ट है अपना जो अपने गड्ढा खोदा है इसका एरिया माइनस कर रहा हूँ। अभी मैं निकाल रहा हूँ एरिया, वॉल्यूम नहीं है, एरिया है। तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? इसकी जो मेजरमेंट थी वो कितनी थी? 18 मीटर तो लंबा था और 15 मीटर अपना ये चौड़ा था। तो 18 × 15 माइनस कर देता हूँ इसमें। इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 18 15 कॉमन आ रहा है। तो 18 15 कॉमन ले लेता हूँ। 18 × 5 = 90 और 15 × 5 = 75, और यहाँ तो एक ही बच जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो एरिया है वो अपना आ जाएगा 18 × 15 और 25 - 1 24 मीटर स्क्वायर। ये अपना एरिया है। ठीक है। अब अपन को वॉल्यूम इक्वल करना है। तो देखो किसके वॉल्यूम इक्वल करने हैं?
इसका जो वॉल्यूम है ये अपना क्यूबॉइड शेप में बनेगा, यानी मैं कह सकता हूँ 18 गुणा 15 गुणा 24। ये तो अपना सिर्फ क्या आया है, एरिया है। वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं मान लूंगा कि जो इसकी जो ऊंचाई बढ़ेगी ना वो एच बढ़ेगी, क्योंकि देखो जब इसमें जब मिट्टी फैलाओगे तो ये रेक्टेंगुलर नहीं रहेगा, ये अपना एक क्यूबॉइड बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। और यहाँ पे आपका घनाभ का वॉल्यूम है ही, ये कितना आ जाएगा, 18 15 और 6, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपन को हाइट निकालनी है, ये सारा डेटा मीटर के अंदर है अपना। और बस अब इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ ही जाएगा। तो देखो यहाँ से 18 से तो 18 कट गया, और 15 से 15 कट गया, और मैं कह सकता हूँ कि 6 से ये 4 टाइम कट गया। यानी हाइट निकालनी है तो इस 4 का इधर डिवाइड होगा, 1/4 मीटर आएगा। और अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100/4 ये कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि जो आंसर है मीटर में नहीं गिवन था, सेंटीमीटर में था, तो इसलिए मैंने उसको सेंटीमीटर में बदला। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज्यादा टाइम नहीं देंगे अपन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि जो डायरेक्ट डीआई पे चलते हैं, जो ऊपर लिखा है वो कुछ मतलब का नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। बोल रहा है कि गतिविधि सेकंड से विद्यार्थियों की संख्या का, सेकंड कौन सी गतिविधि है, ये रही, इससे जो गतिविधि फोर्थ से विद्यार्थियों की संख्या से प्रतिशत निकालना है। ठीक है, मतलब निकालना है कि सेकंड है वो 4 का कितना परसेंट है, ये निकालना है। तो सेकंड ये रहा और 4 ये रहा, सबको जोड़ लो। देखो ये तो सिंपली अपना डाटा है, ये कितना आ जाएगा, 50 और 150, 200 और 150, 350, 400 और ये 500, 550, ये 550 हो गया। और अगर मैं फोर्थ की बात करूँ इस वाले की, तो देखो 250 तो ये है अपना, और 350 ये है, कितना हो जाएगा, 300, 200, 500 और 600, 600 और 150 और ये और 150 ये 900, 900 और 250 कितने हो गए, 1150, 1150। और देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, 400, और 1150 तो पहले हो चुका था, 400 और यानी 1550 हो जाएगा ये। ठीक है, हमसे पूछा है कि जो 550 है वो 1550 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है अपन को, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 जीरो, और 5 से 31 टाइम कट जाएगा। और तो कुछ कट नहीं रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये कितना आएगा, 1100/31 आएगा। ठीक है, देखो कितना टाइम भाग जाएगा, 31 या 93 बचेंगे कितने, 7 यहाँ से और 10 वहां से, 17 बचे। फिर हम क्या उतारेंगे, जीरो उतारेंगे। अब देखो 31 पंजे होते हैं 155, और 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा, यानी जाएगा तो 5 बारी 155। अब बचे कितने अपने पास, 15, 15 बचे ना, क्योंकि 155 तो हो चुका है, फिर जीरो। अब 31 पंजे 155 भी ज्यादा हो जाएंगे, यानी 4 बार जाएगा। तो 35.4 समथिंग करके सिर्फ एक ही ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर 4। तो 35.48 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी देखो ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं निकालना है, ऑप्शंस की आपको हेल्प लेनी है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना डीआई का है, इसको भी अपन साथ साथ में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूछ रहा है कि 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी के लिए मैक्सिमम था। ठीक है, देखो यहाँ पे अब इसको बनाएंगे हम ऑप्शन से। ठीक है, 5 ईयर की बोल रहा है कि ये 2016 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। तो कौन सी 5 वर्षों का जो औसत उत्पादन है किस कंपनियों के लिए मैक्सिमम था, वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस के थ्रू भी बनाओगे तो एक्स वाई जेड सब आ रहा है, यानी अपन को सबका निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक्स का ही निकाल लेता हूँ। एक्स का देखो, जो पहला वाला एक्स का है, दूसरा वाला यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंटेशन दिया है वाई का है, और ये तीसरा वाला जेड का है। तो सबसे पहले मैं एक्स का फाइंड करता हूँ, यानी जो पहले वाली जो अपना ब्लू कलर का है इससे। देखो 30 अपना यहाँ पे है, 45 यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 30 45 75, 75 और 25 कितना हो गया, 100, 100 और 50 कितना हो गया, 150, 150 और 40 कितना हो गया, 190। यानी मैं कह सकता हूँ जो एक्स है इसका तो 190 है। एवरेज बाद में निकाल लेंगे, एवरेज की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। अब वाई देखो, वाई है अपना येलो कलर वाला, इसको मैं निकाल रहा हूँ। तो ये 25 तो अपना ये है, और इसके बाद 35 ये है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 10 60, 60 और 35 95, 95 और 40, 9 और 4 13, 135 और 50 ये है, 135 और 50 कितना हो जाएगा, 185। पूछ रहा था कि मैक्सिमम किसका होगा, तो ये तो कह सकता हूँ कि वाई तो ऑप्शन में आएगा नहीं, क्योंकि जो वाई है वो कम है एक्स से, तो वाई वाले ऑप्शन तो आप हटा सकते हो। ये वाले दो ऑप्शन तो हट ही गए, वैसे तो कुछ बचा नहीं, फिर तो एक ही ऑप्शन बचा है। जरूरत भी नहीं है जेड निकालने की, आप निकालोगे भी ना तो जेड 190 ही आएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। आपकी संतुष्टि के लिए मैं जेड को भी निकाल के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो 35 है और ये है 40, 40 35 75, 75 और 45, 75 5 80 और 40 120, 120 और 35 ये कितने हो जाएंगे, 12 और 3 15, 155, 155 और 5 160 और 30 190, ये भी 190 आ गया।
आना ही था क्योंकि तीन ऑप्शन तो हमने पहले ही हटा दिए थे। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को। आप देखो बिना सॉल्व करे भी हमारा आंसर आ गया था। तो ऑप्शंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है मैथ्स में और रीजनिंग में भी, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है कि एक परीक्षा में तीन पेपर हैं, चार जो स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं। सवाल देखते हैं क्या पूछा है। P1 P2 और P3 में क्रम से किन छात्रों को सबसे अधिक अंक मिले। देखो P1 में सबसे ज्यादा किसको है, P1 में सबसे ज्यादा जो मेरे को नंबर नजर आ रहा है 82 आ रहा है। 82 किसका है, विशाल का। तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो विशाल आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है क्रम से। विशाल पहले ही ऑप्शन में ईस्वी में था, इन तीनों में है नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, वैसे चाहो तो कर सकते हो पर जरूरत नहीं थी। P2 की बात करो तो P2 में मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे 89 नजर आ रहा है। 89 नजर कौन है, विराज है। ठीक है, तो आगे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अपन को देखना था। P1 में देखा मैक्सिमम, उसी से अपना आंसर आ गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से अपना क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बोला है कि एक पुलिस कर्मी है, चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। कहानी इस तरीके से है कि यहाँ पे अपने पुलिस भाई साहब है और यहाँ पे अपना चोर है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 250 मीटर है, ठीक है। अब पुलिस वाले ने यहाँ से चोर को देखा। अब जैसे ही जब पुलिस कर्मी उसका पीछा करना आरंभ करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, क्योंकि चोर भी तो पुलिस से बचेगा। तो ये इसने भी भागना शुरू कर दिया, पुलिस वाले ने भी भागना शुरू कर दिया। ठीक है, यह मानकर कि चोर है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चोर की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और जो पुलिसकर्मी है वो तभी पकड़ पाएगा जब ज्यादा तेज भागेगा, क्योंकि 250 मीटर का तो वैसे ही गैप है इनमें। तो ये 12 किलोमीटर पर आवर से चला। तो बोले पकड़े जाने के पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, कौन, चोर की बात कर रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे अपना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। आपको पता है कि जो टाइम है वो सेम है, सेम टाइम पे एक दूसरे की एक मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड से अपनी जो स्पीड है वो तो कितनी आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 12 - 10 कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया। और अब बात करें तो ये 250 मीटर की दूरी पर था। तो इसको जब ये पकड़ेगा तो देखो डिस्टेंस तो ये 250 ही रहेगी, यानी डिस्टेंस तो कितनी है अपनी, 250 ही है। और आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। चाहे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम किसी से भी लगा दो, डिस्टेंस ही हो गई। स्पीड की मैं बात करूँ तो 2 है, टाइम, ठीक है, मान लो कि टी टाइम लग रहा है तो यहाँ से तो अपना ये टाइम आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो ये 250 था ये अपना क्या है, मीटर में है, और जो 2 है ये है किलोमीटर पर आवर में। तो यूनिट तो अपन को सेम करनी पड़ेगी ना, या तो आप इसको आवर में बदल लो या फिर आप इसको किस में बदल लो, स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लो। मैं स्पीड मैं एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर भी अपना किलोमीटर में है, तो 250 मीटर को ही मैं किलोमीटर में बदल रहा हूँ। तो 1/4 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 2 × T आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 2 का और भाग लग जाएगा, यानी 1/8 घंटे लगते हैं किसको, पुलिस को चोर को पकड़ने में। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चलेगा, तो जितने 1/8 आवर में जितनी दूरी चोर चलेगा उसी के बारे में पूछा है। तो डिस्टेंस निकालनी है चोर के द्वारा 1/8 घंटे में चली गई दूरी। आपको पता है जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। चोर की स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टाइम कितना आ जाएगा अपना, 1/8। तो ये आएगा 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8। 5/4 आएगा यार, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या सवाल में। ठीक है, तो 5/4 कितना आ जाएगा अपना, ही 4 × 4 और 1/4 तो 1.25 किलोमीटर ये चल चुका होगा। ठीक है, 1.25 है, ऑप्शन नंबर अपना पहला है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोल रहे हैं एक बेलन का जो ऊंचाई है और आधार जो रेडियस है उसका जो रेशियो है वो 7:5 है। इसके साथ चाहो तो आप कोई वेरिएबल मान सकते हो x। आगे बोले बेलन का आयतन ये है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और जो पाई है उसकी वैल्यू 3.14 यूज करनी है। देखो बेलन का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, πr² h होता है, आपको पता ही है। और पाई हमें 3.14 यूज करना है, और आर है वो क्या है, 5। 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 x² इंटू एच। एच की अगर हम बात करें तो 7x है, इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 14836.5 ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखो थोड़ी काटापीटी करते हैं जिससे अपना आंसर निकलेगा। मैं 7 से काट लेता हूँ पहले इसको। 7 से इसको काटूंगा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 13, 7 एकम 7, बचे 6 63, 7 नाम 63, बचे 3 35, 7 पंजे 35, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और 25 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट के अपने 2 डिजिट 25 से नहीं कटते हैं, तो 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, और बचे 1 11, 5 दूनी 10, 1 19, 5 15, 4 5 नाम 45। इतना आ गया ये अपना
देखो यहाँ से अपना ये एक्स स्क्वायर था और ये एक्स था, यानी ये एक्स क्यूब आएगा। और ये अपना कितना बच गया, इधर तो 423.9 है, कुछ और कटेगा तो काट लेंगे। इधर अपन को ये डिवाइड करना है 3.14 से और एक 5 से, इनसे अपन को डिवाइड करना है। और जो अपन को चाहिए क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया चाहिए। आपको पता है बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है। ठीक है, 2 पाई कितना अपन को यूज करना है, 3.14। तो यहाँ से अपन को बेसिकली एक्स तो निकालना होगा। और अगर मैं देखूँ तो ये क्या और कट रहा है क्या अपना, देखो ये 3 और एक 4, 4 8 और 7 चौक 28 और 3, कटना तो चाहिए वैसे यार। ये मैं अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आएगा, 5 तिया 15, ये कह सकते हैं कि 5 चौके 20 और 2 असिल, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 तिया 15। और पॉइंट आएगा 2 के बाद पॉइंट, तो 15.7 आएगा ये तो। और ये है अपना 423.9। ठीक है, डायरेक्ट इसको काट के देखते हैं 15.7 से, या आप ऐसे समझ सकते हो कि 4239 को, ठीक है, इसका पॉइंट हटा दो तो 4239 आएगा। ठीक है, इन दोनों के आप पॉइंट हटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 157 आ जाएगा। इससे डिवाइड करना है तो 2 टाइम जाएगा अपना। ठीक है, और देखो 2 टाइम जाएगा तो सिंपल सी बात है, एक्स अपना 3 आएगा। अगर मैं 2 टाइम दूंगा इसमें तो ये आ जाएगा 300 कितना, 14, 314। और 13 में से 4 गए तो 9। देन यहाँ पे क्या होगा, 1 कैरी बढ़ जाएगी, 2 में से 2 गया तो 0। और 4 में से जब अपने 3 जाएंगे तो 109 बचेगा ना, और 9 और 157 का अगर मैं कितना टाइम करूं, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 की 90, 15 संते 105। ठीक है, अगर इसका मैं 7 टाइम करता हूँ तो 7 7 आएगा 49। और ये देखो 150 का 7 टाइम करते हैं तो 1050 आता है, और 7 7 49 और आ जाएगा, यानी 27 ही आएगा। देखो वो मैंने ऐसे ही कह दिया क्योंकि आपको पता है कि एक्स क्यूब है, तो मैंने बोल दिया कि एक्स 3 आएगा और 3 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है इन चीजों, क्योंकि आपको पता है क्यूब निकलना है तो पूरा इंटीजर में निकल के आ गया, तो एक्स अपना 3 आ गया तो अब यहाँ पे रख दो। आर देखो यहाँ पे आप अगर 3 रखोगे तो 7 तिया 21 और ये 5 तिया 15। यहाँ पे क्या था अपना आर, आर की वैल्यू अपनी 15 आ गई, और आर प्लस एच इन दोनों का सम 21 और 5 26 और 10 36। ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। और यूनिट डिजिट तो काम आएगा नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3.14 को अगर मैं 2 से किया तो 3 दूनी 6, तो 6.28 तो ये आ जाएगा। और इसके बाद 36 से भी करना है और 15 से भी करना है, तो किसी से भी कर लो पहले। ठीक है, अगर 36 से मैं करूंगा तो 6 से 36 का देखो, 36 का टेबल मुझे आता नहीं है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 6.28 है, इसको हमें 36 से करना है। तो पहले तो 6 से किया, 6 8 48, 4 कैरी, 6 दूनी 12 और 4 16, 1 6 6 36 और एक 37 इंटू 3 8 24, 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 6 की 18, यानी ये आएगा 8 4 4 10, 8 7 15 और एक 16, एक 8 और एक 9 और 3 12 और एक और एक 2, ये आ जाएगा 22 60 8, और पॉइंट आएगा 2 के बाद, यानी 226.08 इतना आ रहा है। और इसको 15 से और करना पड़ेगा, तो 15 से कर लो, 15 × 120 और देन 1 कैरी, 15 6 की 90 और 91, 9, 15 दूनी 30 और 9 39, 3, 15 दूनी 30 और 3 33। पॉइंट आएगा 2 के बाद, आंसर आएगा 3391.2, ऑप्शन नंबर अपना 4 था। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर थी इस सवाल में, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब एक दो क्वेश्चन तो थोड़े बहुत कैलकुलेटिव तो आएंगे, ये डीआई का क्वेश्चन है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी डीआई का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं अपन से क्या पूछा गया है इसमें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में चलता हूँ मैं, भूगोल में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं, भूगोल का निकालना है ना। भूगोल का है अपना ये रहा, इसमें सभी का एवरेज निकालना है। तो सबको जोड़ लो, 8 8 तो 10 और 4 14, 14 और 8 अपने कितने हो जाएंगे 22, और 22 और 2 24, 2 अस्सी लाएगी, 2 और 8 10 और 9 19, 19 6 25, 25 और 8 33, 33 और 8 41, 41 और 7 कितने हो जाएंगे अपने 48, 484। कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा ये, 6 8 48। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता है ये मैं सोच रहा, थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी है। ये पता है परसेंटेज में होना चाहिए डेटा यार, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि अधिकतम अंक है वो 75 हैं। 75 मतलब कहना क्या चाह रहा है ये, मैक्सिमम अंक कितने हैं, फिर इतने इतने कैसे आ गए। मुझे लग रहा है ये जो डेटा है ना, ये परसेंटेज में होगा, कि ये परसेंटेज में, शायद अपन सॉल्व करके देखते हैं, शायद परसेंटेज में होना चाहिए डेटा।
तो अगर परसेंटेज में हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अपना आएगा इतना परसेंटेज, 484/6%। ठीक है, अब ये कितना है 75 का, तो इसको अपन को निकालना पड़ेगा 75 का 484/6, और परसेंट हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे 100 से भाग लग जाएगा। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 2 और 1 3 1 4, और 3 से ये अपना कट जाएगा 2 टाइम, 121/2 आया ना, यानी ये 60.5 होगा। ठीक है, 60.5 होगा ये। और अपना ऑप्शन नंबर 4 है, ये जो डाटा है ना यहाँ पे, वैसे मेरे को लग रहा है परसेंटेज इन्होंने कहीं दिया नहीं, बिल्कुल दिया है, 6 छात्रों द्वारा प्रतिशत अंक दे रखे हैं। ठीक है, वो मैंने पढ़ा नहीं था, पर क्वेश्चन देख के समझ आ गया था कि जो डेटा है परसेंटेज में, क्योंकि मैक्सिमम अंक की 75 है, तो फिर 75 से ज्यादा कैसे आ सकते हैं। तो ये जो नीचे डेटा गिवन है अपना, ये परसेंटेज में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। ओके, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिखने में काफी ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है ये। बोल रहे कि एक दुकानदार है अपने सामान को तोलने के लिए 2 पूर्ण तराजू का उपयोग करता है, और 900 ग्राम भार को 1 किलोग्राम दर्शाता है। ठीक है, बेसिकली उसके पास जो मशीन है तोलने वाली, तराजू है, वो जब 900 ग्राम भार को ही 1 किलो दर्शा रही है। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये 1 kg, तो अपने ग्राहक को लग रहा है कि वो 1 किलो खरीद के ला रहा है, लेकिन वो 1 किलो नहीं, 0.9 kg ही मशीन तोल रही है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि साथ ही अपने सामान को 10% बढ़ाकर भी वो अंकित करता है। ठीक है, 10% बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10 से 11। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले अगर मान लो इस तरीके से मान लो कि 1 रुपये उसका सीपी है। ठीक है, ये सीपी मान रहा हूं मैं, 1 रुपये है, तो इस पे 10% बढ़ाकर, तो एक का 10% कितना होगा 0.1, यानी 1.1 रुपये की वो बेचता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हमसे क्या बोला है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, मापी विभाग द्वारा वो पकड़ा गया, यानी डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया है, और उसके बाद तराजू को ठीक करवाना पड़ा उसको, और दंड स्वरूप उसे क्या बोला गया कि अब वो 1 महीने तक, दंड स्वरूप 1 महीने तक 10% की छूट पर वो बेचेगा। 10% छूट मतलब, पहले अगर उसका सीपी 1 रुपये था, तो अब 10% छूट पे उसको देना पड़ेगा, यानी एक का 10% कितना होगा 0.1, यानी 0.9 रुपये में ही बेचना पड़ेगा उसको अब। ठीक है, 0.9 रुपये पर केजी में ही बेचना पड़ेगा, पहले वो 1.1 रुपये पर केजी में बेच रहा था। आगे क्या पूछा है, यदि अब यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलोग्राम को 20 रुपये का भुगतान कर रहा है, यानी 1 किलो के लिए वो 20 रुपये का भुगतान कर रहा है ग्राहक अब। ठीक है, और अब पड़ कितना रहा है उसको 0.9 रुपये पर केजी का, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो 0.9 रुपये की अपनी जो वैल्यू है वो कितनी है 20 रुपये, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था हमारे अकॉर्डिंग 0.9 रुपये पर केजी था, जबकि क्वेश्चन में 1 किलो 20 रुपये का है, यानी 0.9 की वैल्यू 20 है, अगर एक की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी 20/9। हमसे पूछा है कि पहले वो समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करता था। तो अगर पहले मैं बात करूं तो देखो, पहले 0.9 kg के लिए अपना 1.1, सॉरी ये 1.1 रुपये पे करता था 0.9 kg के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 0.9 kg के लिए इसको पहले 1.1 रुपये पे करने पड़ते थे, तो 1 kg के लिए पहले कितने पे करने पड़ते थे, पॉइंट हटा दो, तो 1 kg के लिए इसको पे करने पड़ते थे 11/9। ठीक है, तो एक एक की वैल्यू 20/9 आ गई, और हमें निकालनी 11/9 की, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20/9 से। तो देखो कुछ कटेगा तो है नहीं, 11 दूनी 22, यानी 220, और सही तो किया है ना अपन ने, पॉइंट हटाया इसका, ये 200/9 आएगा, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, और 2200/81 आएगा ये। ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो ये आ जाएगा अपना 81 से, अगर इसको मेरे को काटना है तो 8 या 24 तो ज्यादा हो जाएंगे, यानी 2 टाइम ही जा पाएगा, और कितना 162 ना, धन बचे 38 ये, और अपने 20 ये, तो 58 हो जाएगा। फिर उतारेंगे क्या अपन जीरो, 8 8 64 होता है, और 8 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 6 की 48, और 8 7 56, 7 टाइम जाएगा, यानी 27 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब देखो 27 पॉइंट समथिंग में भी लेकिन अपने पास दो ऑप्शन है, तो 81 7 कितने होंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, 567 टाइम गया। ठीक है, ये दो तो अपने नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमें निकालना है कि कौन सा आंसर होगा, 67 होगा ये। और 80 में से जब 580 में से 567 गया तो कितना बचा 13, यहाँ से 13 बचेगा ना, फिर जीरो उतार लेंगे, और 81 से भाग देंगे तो 27.1। ठीक है, 1 करके आंसर आएगा, जबकि 0.04 करके नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये होगा अपना पहला 27.16 रुपये।
ठीक है, ये आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एक पहले भी अपना अच्छा क्वेश्चन आया था, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन मुझे थोड़े ठीक लगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कुछ क्रॉप वगैरह तो नहीं हो रहा है ना? मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो थोड़ा अपन स्पीड से करते हैं क्वेश्चन को। 16 सेक स्क्वायर है माइनस 16 टेन स्क्वायर है। 16 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। अब ये तो आपको बच्चे बच्चे को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 16 गुणा एक कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफिकेशन का है। देखो 81 की पावर 3/4 है। 81 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा? 3 की पावर 4 और इसकी पावर भी 3/4 है। तो क्या होगा? 4 से तो 4 कट जाएगा और 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। प्लस देखो 5/3, ये जो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं हम सॉल्व, इसमें आपको गलती नहीं करनी। बोर्ड मास का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करना है। 5/3 15। अब 20/15, 20/15 कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3 और 6 से मल्टीप्लाई, तो 4 6 24, 24/3 8। यानी इतना अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 8 आएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर, प्लस है। और यहाँ पे 24/3 पहले करना है ना कि 8/24 से गलती नहीं करनी है। 24/3 72। 8/72 कितना हो जाएगा अपना? 1/9 और 4 से और मल्टीप्लाई है तो ये 4/9 हो गया। माइनस 10/5, ये 2 आ जाएगा। माइनस देखो ये पावर माइनस की है तो हम क्या करेंगे, जो ये 32 है 1/32 इसको उल्टा लिख देंगे तो पावर प्लस की बन जाएगी। उल्टा लिखेंगे तो 32 की पावर, ठीक है 32 क्या होता है अपना? 2 की पावर 5। और ये क्या हो जाएगा अपना? माइनस के 2/5। सॉरी प्लस का हो जाएगा ना, अपनी पावर प्लस की हो जाएंगी जब हमने उल्टा किया तो 5 से तो 5 कट जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखो 27 तो ये आ जाएगा, प्लस का 8, प्लस का 4/9। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। माइनस का 2 और ये 2 की पावर 2 4। अब देखो ये अपना 2 और 4 6 है माइनस का, और प्लस का 8 है तो प्लस का कितना आएगा? 2, यानी 29 कुछ करके आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है, वैसे भी 29 4/9 ही आ रहा है, बाकी और कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। देखो बोला ए बी से 7 अधिक है, बी सी से 16 अधिक है और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 255 है, तो ये वैल्यू निकालनी। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, सबसे पहले क्या करना है आपको? ए बी सी में जो दो वेरिएबल को एक तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। मतलब यहाँ जैसे सी की फॉर्म में मैं लिख दूंगा सबको। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो बी है वो क्या है? सी से 16 ज्यादा है। बी की वैल्यू है वो सी से 16 ज्यादा है। तो यहाँ पे बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? C+16। ठीक है, और सी को तो मैं सी रहने दूंगा। और ये इक्वल में 255 है। और ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए के बारे में क्या बोला है? जो ए है वो बी से 7 ज्यादा है। ठीक है, अब बी को भी सी की फॉर्म में लिखना है तो बी की जगह वैल्यू रख दो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू रख दो, यानी बी की जगह क्या रखूंगा मैं? C+16 और 7 और है। यानी मैं कह सकता हूँ जो ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? C+23। ठीक है, यानी ए की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पे C+23। तो ये अपनी एक इक्वेशन बन गई सी में। 1 2 3 3 सी आएगा और ये 255 है। इसमें से माइनस होगा ये 16 और 23, ये कितना हो जाएगा? 23 और 6 29 और 10 39। ये माइनस होगा तो 39 और 6 कितने होते हैं? 45 और 55, यानी कितना बचेगा ये? आ 15 बचेगा ना? 215 इतना ही बचेगा क्या? अरे यार कितना बचा था ये? 11 ये और 5 है 16, 16 बचेगा 216। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 7 21 और 3 2 सी की वैल्यू 72 आ गई। तो ये तो 72 आ गई। अब देखो सी की वैल्यू आ गई तो यहाँ से बी की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड। बी की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी जब आप सी की वैल्यू रखोगे? यहाँ पे क्या हो रहा है ये? 72। 72 में 16 जोड़ूंगा तो 72 और 6 78। 78 और 10 88, 88 आ गई। इसी तरह ए की वैल्यू आ जाएगी 72 प्लस 23। तो ये कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 और 7 और 2 9। सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो। ए की वैल्यू 95 है। 95 का 3 टाइम कितना होगा? 100 होता तो उसका 3 टाइम 150 हो जाता, लेकिन सॉरी 100 होता तो 3 टाइम 300 हो जाता, लेकिन 15 कम आएगा। यानी कह सकता हूँ 285 आएगी। ठीक है, प्लस सी, सी की वैल्यू 72 है जो मैंने लिख दी ऑलरेडी। ठीक है, और इसके बाद अपना क्या है? एक मिनट यार। 72 और माइनस है 4 बी, और बी कहाँ है अपना? 88। तो 4 गुणा 88 ये लिख देते हैं। ठीक है, चाहो तो यूनिट डिजिट से बना सकते हो। देखो ये आएगा 5 और 2 7 और 8 चौके 32। 7 माइनस 2 5 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही में है 5। ठीक है, बाकी सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, 5 ही आंसर आएगा अपना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं देख लेता हूँ क्रॉप तो नहीं हो रहा है ना? देखो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, थीटा की कोई वैल्यू रख दो तो भी शायद कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर मैं थीटा
नहीं 45 तो मैं नहीं रख सकता हूँ, 45 रखने पर थोड़ा पंगा हो जाएगा। 45 नहीं रख सकते। वैसे चाहो तो ना मैं इसको आपको बेसिक से भी बता देता हूँ। आपको पता है ये 2 cos² थीटा - 1 क्या होता है? ठीक है, ये होता है cos 2 थीटा। होता है कि नहीं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा बराबर होता है अपना 1 - 2 sin² थीटा या 2 cos² थीटा - 1। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, ये cos 2 थीटा के होते हैं। वैसे तो 2 थीटा में कन्वर्ट नहीं करोगे फिर भी शायद कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम में लेंगे तो ये आएगा 1 - tan² थीटा, ये आएगा ना। और ये 1 + tan² थीटा आ जाएगा, एक तो जो 1 + tan² थीटा +2 tan थीटा आएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा 1 - tan² थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा -2 tan थीटा। ये आएगा अपना। वैसे तो a + b² a - b² डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, पर मैंने इसको पूरा सॉल्व करके लिख दिया, तो ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी। 1 + 1 2। और तो ये क्या है अपना, अंदर तो बाहर कॉस थीटा है, और ये दो दो तो अपने कांस्टेंट टर्म हो गई और दो ही tan हो गए, तो दो मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 + tan² थीटा आएगा एक तो। 1 + tan² थीटा। और एक क्या आएगा अपना 1 - tan² थीटा। ठीक है। और cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? 1 + tan² थीटा। नहीं, कॉस में 1 - ऊपर आता है, यानी आपने एक जो फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा का, वो ये पढ़ा होगा 1 - tan² थीटा अपन 1 + tan² थीटा। देखो ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ एकदम, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये cos 2 थीटा का होता है, तो अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो वही तो बात है ये। तो ये cos थीटा है, 2 थीटा है, और ये 2 है। और इसको ये क्या हो जाएगा 1/cos 2 थीटा। तो ये होगा क्या, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कट जाएगा, 2 अपना आंसर आएगा। तो 2 अपना हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, और अगर आपको वैल्यू पुट करनी है तो आप इसमें क्या रख सकते हो? आ, अगर देखो मैं जीरो रखता हूँ यहाँ पर, थीटा की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। cos 0 1 होता है, तो 2 × 1 मतलब दो, 2 - 1 1 आएगा इनटू। यहाँ पे देखो जब मैंने जीरो रखा तो tan 0 तो जीरो होता है, तो 1/। tan 0 0 तो 1/1 1 आ जाएगा, प्लस 1 - 0 और 1 + 0 1, तो 1 + 1 2 × 1 कितना 2। अगर वैल्यू पुटिंग से करोगे तो ये 5 सेकंड का सवाल है, लेकिन मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग इस सवाल में बेस्ट तरीका था, बाकी मैंने बेसिक भी इसका बता दिया है। बेसिक से शायद बहुत कम लोग होंगे जो इसको बना पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि 2020 में मॉडल ए मोबाइल और 2019 में मॉडल ई मोबाइल का कुल उत्पादन कितना है। देखो ए वाला अपना ये है ब्लू कलर का, और 2020 की बात कर रहा है, यानी ये वाला इतना पार्ट। और ये जो डेटा है अपना ये परसेंटेज में है, और यहाँ पे ऊपर भी दिया है कि 2019 और 20 में मोबाइल के विभिन्न मॉडल दर्शा रखे। 2019 के दौरान कुल 40 लाख है और 2020 के दौरान कुल अपने 65 लाख है। ठीक है, 2020 की अगर मैं बात करूं तो ये पूरे अपने 65 है, यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे अगर 2019 के रेस्पेक्ट में मेरे को चीज़ें लेनी है तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 40 लाख है। जबकि 2020 के रेस्पेक्ट में अगर लेनी है मेरे को चीज़ें, तो जो 100% है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 65 लाख होगी। तो 2020 में जो ए टाइप के जो है वो यहाँ तक है ब्लू कलर, और ये लाइन रिप्रेजेंट करे 40% को, यानी ये होंगे 40%। 40% किसका, 2020 का, यानी 65 का 40% हो जाएगा, एक तो लाख में आएगा ये आंसर। प्लस 2019 में ई टाइप, 2019 तो अपना ये वाला है, और ई टाइप का, ई टाइप का कौन सा कलर है, ये सेकंड लास्ट, यानी इतना पार्ट की बात कर रहा है ये। ठीक है, देखो ये अपना यहाँ मिड से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ 75 से अपना स्टार्ट होगा और ये 90 तक जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 15% आएगा ये। 15% किसका, 40 का, 40 लाख का 15%। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि 40% होता है 2/5, 5 से काटोगे 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। तो 26 लाख तो ये हो गया, प्लस इसका 40% कितना होता है 3/20, और ये कितना हो जाएगा 8। तो 26, 8 ही होगा क्या, 15 × 4 = 8, 8 नहीं होगा 6 होगा। तो 26 और 6 कितना आ जाएगा 32, 32 लाख में आएगा अपना ये आंसर, 32 लाख यही वाला ऑप्शन है अपना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना ये है 15 है, x⁴ प्लस 1/x⁴ 1154 है, x³ प्लस 1/x³ निकालना है। देखो अगर मैं x² प्लस 1/x² करूंगा
एक चीज आपको पता है, जब भी आप पावर कम में आते हो ना, तो यहाँ पे क्या करना होता है अपन को, 1154 है, इसमें दो जोड़ के अंडर रूट लेना होता है, यानी ये कितना हो जाएगा, 1156। ठीक है। अब 1156 किसका अंडर रूट होता है, देखो 35 का 1225 होता है, तो ये 34 का आएगा, 34 का ये आ गया। अगर वापस मेरे को x प्लस वन बाई एक्स निकालना है, तो वही सेम दो जोड़ के अंडर रूट लूंगा, 34 में दो जोड़ूंगा तो 36, 36 का आ जाएगा 6, एक्स प्लस वन बाई एक्स आ गया, हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ये क्या होता है, जब अगर x प्लस वन बाई एक्स ए है, तो ये आएगा ए क्यूब माइनस थ्री है, यानी 6 का क्यूब माइनस थ्री इंटू सिक्स, तो 216, और जिसमें से 18 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, ये 198 आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर अपना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी आई का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, ये अपने मैक्सिमम मार्क्स हैं और दिए गए 5 छात्रों के अंकों का परसेंटेज है, परसेंटेज गिवन है यहाँ पे भी अपन को। एक्स द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक परसेंट में कितने हैं, एक्स का है अपना ये रहा। ठीक है, देखो एक्स ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये परसेंटेज में है। अगर मैं बात करूं तो इसने 300 का 70%, यानी 300 का 70% कितना होता है, 210 तो यहाँ प्राप्त किए होंगे, यहाँ पे किए 90, 300 का 90% कितना हो जाएगा, 270, और यहाँ पे 95, 200 का 95% कितना होएगा, ठीक है, 200 का 95% हो जाएगा, 9 दूनी 18, 190, और यहाँ पे 80, 100 का 80% 80 आ जाएगा, यहाँ पे 75, 100 का 75% 75, इतने मार्क्स इसने प्राप्त किए हैं। टोटल में ऐड करूँ तो 5 और 5 ही आएगा यहाँ पे, और 7 और 8 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे अपने, 24, 24 और 7 31, 31 और एक 32 का 2, 3 हासिल, 3 और एक 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 825 है, कितने में से, ये टोटल देखो 3 और 3 6, 6 और 2 8, और 8 तो 10, 10 मतलब 1000 में से है। परसेंटेज के लिए 100, ठीक है, 82.5 आएगा। वैसे ये दो से दो कट जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे चिपक जाएगा, 82.5 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे घन का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पता है जो घन है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 6a²। इसकी जो वैल्यू है ये 54 है, 6 नाम 54, तो जो साइड है वो इसकी 3 आ गई। इसका वॉल्यूम निकालना है, आपको पता है घन का वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27, ऑप्शन 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 18। यहाँ पे बोला है कि दो ट्रेनें हैं ए और बी है जिनकी लंबाई 195 है और 165 है, समांतर पटरियों पर एक ही डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, दो ट्रेन है अपनी एक ही पटरियों पर चल रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये 77 की स्पीड से चल रहा है, ये 85 से चल रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 और 5 8, 8 किलोमीटर पर आवर, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। पूछा क्या है, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। डिस्टेंस तो आपको पता है, चाहे तो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, स्पीड सॉरी डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होती है। तो 195 तो एक डिस्टेंस है, 165 एक है, 5 और 5 10 असिलाई एक, 6 और 9 15 और एक 16, एक असिल, एक 2 3, 360 है। हमसे पूछा है टाइम, 360 मीटर की अपनी डिस्टेंस है, 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, लेकिन आंसर सारा सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको काटूंगा तो 5 7 35, 72 टाइम कट जाएगा, और इसको काटूंगा 2 से ये 9 टाइम, और 2 से ये 9 टाइम, और 9 से ये 8 टाइम। सही तो किया ना अपन ने, 5 से किया मैंने, 5 7 35 72, ठीक है। और अच्छा 2 से काटा था ना मैंने इसको, तो 2 से काटूंगा तो ये 4 टाइम आएगा, और 2 से काटूंगा ये 9 टाइम आएगा, और फिर 72 को 4 से मैं काटूंगा तो 18 टाइम आएगा, और 18 नंबर 162 आएगा आंसर अपना, ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। बोल रहे एक निश्चित राशि है 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 250 रुपये है, तो राशि निकालें। आपको पता है 2 साल का जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो रेट का रेट परसेंट होता है, यानी 10% का भी 10% होगा। ठीक है, 10% का 10% मतलब क्या है, एक है, एक यूनिट की वैल्यू 250 है, इसके पीछे 2 जीरो और लगा दो, क्योंकि 10 का 10% कितना होता है अपना, 1 ही तो होता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। बोल रहा है कि 2015 में कंपनी सी के उत्पादन 15 ये है और सी है ये वाली, ये कितनी वैल्यू आएगी अपनी, इसके बीच में 45 आएगी, और 18 में बी के उत्पादन, 18 ये रहा, बी ये रहा, ये वाली वैल्यू, इसके मिड में कितनी आएगी, ये 55। इन दोनों की जो वैल्यू है वो 10 है,
और यहाँ पे क्या बोला है हमसे, एबीसी द्वारा सीमेंट का उत्पादन लाख टन में है, तो इसके पीछे अपना लाखों में आंसर आ जाएगा। और ये छोटा है, ये तो होने से रहा। और इकाई दहाई सैकड़ों हजार दस हजार लाख, इकाई दहाई सैकड़ों हजार दस हजार लाख है, लेकिन 10 की वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बोले एक छात्र के जो विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक दे रखे, उपस्थिति कम होने के कारण प्रत्येक विषय में 5 अंक काटे जा रहे हैं। 5 में इसमें से माइनस करूंगा तो 50, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ये 85 आ जाएगा। 5 माइनस किया तो 70, और ये कितना आ जाएगा 75, और ये कितना आ जाएगा 85। आगे बोला प्राप्त अंकों के माध्य, माध्यिका और बहुलक के शुद्ध एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, एवरेज मतलब माध्य निकाल रहा हूँ। माध्य की अगर मैं बात करूँ तो सबको जोड़ के बेसिकली कितने का भाग देना है, 5 का भाग देना है। 5 ही है ना, ये 1 2 3 4 5, 5 का भाग देना है। अब सबको जोड़ के 5 का भाग देना है, उससे बढ़िया है कि सब में पहले 5 का भाग दे दो और फिर जोड़ दो, एक ही तो बात होगी। तो यह आ जाएगा 10, 5 से भाग देंगे तो 17, 5 से भाग देंगे तो 14, और 5 से भाग देंगे तो 15, और 5 से भाग देंगे तो 17। कितना आ जाएगा ये, देखो 17 और 17 अपने 34 हो जाएंगे, 34 और 15, 34 और 5 39, और 10 49, 49 और 14 49, और 4 53, और 10 63, 63 और 10 73, 73 तो आ गया अपना एवरेज। माध्य हो गया। एक अपन को चाहिए माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद मिड टर्म। टोटल 5 टर्म है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो माध्यिका है वो थर्ड टर्म होगी अपनी। ठीक है, तो थर्ड टर्म निकाल लो। सबसे छोटा है 50, 50 के बाद क्या है अपना 70 नजर आ रहा है, और 70 के बाद 75, यही है ना। तो माध्यिका तो अपनी 75 हो जाएगी। और बहुलक, बहुलक तो आपको पता है डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है उसी को बहुलक कहते हैं। 85 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो बहुलक 85 हो गया। हमसे पूछा क्या है, इन सब का एवरेज निकालना है, यानी इनको जोड़ दो। 5 और 5 10 और 3 13, असिलाई 1, 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, 233/3, 3 7 21, बचे 1 13, और 3 चौके 12, 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक मिनट, 3 7 21, और बचेंगे कितने 2, और सही तो किया ना अपन ने, 3 7 21 2 23। अच्छा सही तो कर रहे हैं यार, ये 74 पॉइंट नहीं आएगा। 3 7 21, 2 बचेंगे फिर 23 हो गए, 3 7 21, फिर वापस 2 बचेंगे 20 हो गए, 77.6 आएगा। तो 77.6 ऑप्शन नंबर अपना 4 है। ठीक है, ठीक क्वेश्चन था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है, बोले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है, बॉयज और गर्ल के जो रेशियो है वो 3:4 में है। आगे क्या बोला है, यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो गई। ठीक है, डेटा को थोड़ा सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से भी मान सकते हो, इनको 300 400 मान लो, वैसे तो 30 40 मान लो या 3 4 मान लो, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। आसान करने के लिए 300 400 मैंने मान लिया। क्या हुआ, 10% बढ़ गए, 10% बढ़ गए तो ये 330 हो गए। लड़कियों की संख्या 15% कम होगी, 15% होता है 3/20, 20 पे 3 कम होगी तो अब कितने हो जाएंगे 400 का 17/20। ठीक है, और 20 से 20 टाइम चले जाएगा, यानी अभी 340 हो गई। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात, यानी ये वाला जो बाद वाला रेशियो है ये पूछा है, 33/, एक मिनट, 15%। अच्छा यहाँ पे भी वृद्धि, कमी नहीं थी यार, क्या कर रहा हूँ, ये 15% की वृद्धि थी इसमें भी, तो 400 का 15% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 23/2 आएगा, 46 आएगा नीचे, ये 20 टाइम कट जाएगा, तो ये 340 नहीं 460 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 33 46 आएगा, यानी 33/46 आएगा, नया रेशियो की बात कर रहा है ये जो बाद वाला रेशियो है ना, ये हमसे पूछा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। ठीक है, मान लो सीपी इसका 100 था, अब क्या हो रहा है 26% ज्यादा अंकित कर रहा है, यानी कह सकता हूं मैं जो एमपी है वो 126 है, अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ निकालना है। ठीक है, 126 पे 12% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 12% डिस्काउंट दे दिया, तो 126 का 12% कितना होगा, 126 गुणा 12/100, 100 से भाग दूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई, 12 6 72, 7 असिल 24, और 7 31, 3 असिल, 12 कम 12 3 15, और 2 के बाद पॉइंट, 15.12 का डिस्काउंट दे दिया। 126 की कोई चीज है, आप 15.12 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने में बेचोगे। 126 में से जब 15 जाएगा तो कितना आएगा,
111, लेकिन 111 में से भी 0.12 और जाएगा तो 10 10, ये आ जाएगा 110.88। अब देखो 100 की चीज को आप 110.88 में बेच रहे हो तो लाभ कितना कमा रहे हो, 10.88 का। 100 मान के ही करते हैं ऐसे क्वेश्चन को ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24, बोल रहे दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई है, वृत्त की त्रिज्या की आ, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई की डबल है। यानी मैं कह सकता हूँ जो चाप AB है उसकी जो लेंथ है वो 2r है। ठीक है। देखो एक पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूं, पूरे सर्कल की जो चाप की लंबाई होती है 2πr होती है, उस केस में जो अपना एरिया होता है वो कितना होता है, πr² होता है कि नहीं। अभी इस केस में क्या है, अपना जो रेडियस है वो क्या है, मतलब चाप की जो लंबाई है वो 2r है। यानी मैं यहाँ से अगर 2r की वैल्यू निकालूं, सिर्फ 2r के केस में एरिया निकालूं, तो यहाँ से क्या होगा, इस पाई का डिवाइड करना होगा, यानी कि पाई से पाई कट जाएगा तो कितना आएगा, r²। सिंपली यही तो हमसे पूछा था कि जब चाप की लंबाई 2r है, क्योंकि जो अपना जो ये चाप है ये अपना क्या है, पूरा सरकमफ्रेंस है, ये 2πr होता है, तो उस केस में πr² होता है। अब सरकमफ्रेंस में सिर्फ ये 2r पार्ट ही तो लेना है अपन को यहाँ से यहाँ तक का, तो उस केस में एरिया पूछा है तो r² हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर पूछ रहा है कौन सा है। 54 प्राइम नहीं है, 3 से कटता है। 89 प्राइम है, हो सकता है। 39 तो नहीं है और 68 भी नहीं है, तो 89 प्राइम हो गया। इसको सॉल्व करना है, 27 44 है और इसकी पावर -3 है। देखो 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का 1728 और 13 का ये नहीं 14 का होगा ये जो -2744 है ये 14 का क्यूब होगा, तो ये आ जाएगा। और माइनस है तो माइनस का 14 इंटू 216 6 का होता है, तो -6 डिवाइड बाई 64 का कितना हो जाएगा 4, और 729 किसका होता है अपना 9 का, तो ये 9, तो ये 9 ऊपर चले जाएगा तो ये कितना आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 पंजे 70, 14 छः की 84, और डिवाइड में 4 है, 9 अपना ये ऊपर चले जाएगा, और 4 से ये कितना टाइम कट जाएगा 21 टाइम, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बोले चार संख्याएं हैं जो 1 2 3 और 5 के अनुपात में हैं, उनका योग का दुगना 44 है। इनका योग करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, योग 11 है, लेकिन योग का डबल मतलब 22, 22 की वैल्यू कितनी है 44 है। यानी मैं कह सकता हूँ एक रेशियो की वैल्यू अपने 2 आ गई। बोले प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात। एक की वैल्यू 2 है तो पहले की वैल्यू 1 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 3 घटाना है तो सबसे पहले तो 5 ही आएगा, 5 के बाद कोई और नंबर आएंगे। मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है पहला जिसमें 5 है, बाकी और में है नहीं, तो बाकी को मैं चेक नहीं करूंगा। ए और बी का जो एलसीएम है वो 42 है, 5 ए और 11 बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ओके, देखो ए और बी का एलसीएम अपना 42 है, तो 5 ए और 5 बी का, सॉरी 5 ए और 11 बी का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 11 तो प्राइम है तो ये 55 हो जाएगा, और ए और बी का एलसीएम 42 है तो यहाँ भी इनका 42 ही हो जाएगा। यानी सिंपली इसको सॉल्व कर लो। 42 पंजे कितने होते हैं, 40 पंजे होते हैं 200, तो 42 पंजे हो जाएंगे 210, 210 का आएगा 0, 21 असील आ गई, 42 पंजे वापस 210, 210 में 21 और जोड़ दो, तो 210 में जब 21 जोड़ेंगे तो 231 आ जाएगा, यानी 2310, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। देखो शुरू में थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि 25 व्यक्ति किसी काम को 140 दिनों में कर सकते हैं, तो हमसे क्या पूछा है, उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 50 की। 70 दूनी 140 और 25 दूनी 150। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डीआई के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, और सारे डीआई डिफरेंट डिफरेंट है और ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ष ज्ञात करना है जिसमें सबसे कम पेड़ काटे गए। देखो ये अपन को ये स्टेट दे रखे हैं, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता, और वह वर्ष निकालना है जिसमें सबसे कम पेड़ काटे गए। ठीक है, तो ऑप्शन से बना सकते हो, इसको ज्यादा बेटर है। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं 2019 से, अब देखो सीक्वेंस ही चेक करेंगे अपन तो। 2019 की मैं बात करूँ तो इसमें जोड़ लो पहले जो अपने इंटीजर नंबर्स को जोड़ लो, 16 और 19, 19 और 25 और 10 35, 35 और 19, 35 में अगर 20 जोड़ दो तो 45, लेकिन एक कम 44, 44 और 24, 44 और 4 48, और 20 68, 68 तो अपना पूरा पूरा हो गया, और ये अपना 0.4 और 0.5 0.9 और हो जाता, तो 68.9 आ रहा है इस वाले में। 2017 में देखें तो
25 और 23 अपने कितने हो गए, अपने हो गए 48, 48 और 18, 18 36, 48 और 36, ये तो काफी ज्यादा जा रहा है, 68.9 से तो ज्यादा जा रहा है, लेकिन पूछा कि सबसे कम पेड़ किस में काटे गए, इसको आगे चेक नहीं करेंगे, ये ज्यादा आंसर जाएगा। 16 की अगर मैं बात करूं तो 18 दूनी 36, तो ये और 20 ये, 36 और 20 कितने हो गए, 56 और 5 एक और 25, 56 और 5 61, ये भी 81 के समथिंग पहुंच गया, ये नहीं हो सकता। 20 को और चेक करना है, तो 22 और 21 कितने हो जाएंगे अपने, 21 दूनी 42 और 1 43 और 20 53 63 और 67, ये भी बहुत ज्यादा जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन था अपना, ठीक है, ऑप्शन से ही बनाना था इस क्वेश्चन को। ओके, देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 31 है। बोले एक्स की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो मैं 90 कर सकता हूँ, लेकिन 90 पुट करूंगा तो ये तो अपना आ जाएगा कितना 1, और ये 0, 1 + 1 2, तो एक्स 1 आएगा, लेकिन एक्स 1 आया तो एक्स और 1/x फंसेंगे। 0 पुट करूंगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैंने 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू पूरी 0 आएगी, तो इनफाइनाइट बनेगा, ना 90 पुट कर सकता ना 0 पुट कर सकता। 45 वगैरह पर रूट फंसेगा, यानी इसको मैं बताने वाला हूँ बेसिक से, ठीक है। बाकी 45 से आप कर सकते हो चाहो तो, पर ठीक है, अगर देखो मैं 45 से ऐसे करके बताता हूँ इसको, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको बेसिक से भी बता रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग से फिर देखेंगे होगा तो। अगर बेसिक से करना चाहें तो देखो x की वैल्यू ये है, और जो वैल्यू निकालनी है ना इसमें कुछ छेड़खानी करेंगे तभी अपनी बात बन पाएगी। ये 1 - cos थीटा प्लस साइन थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे है 1 + sin थीटा। अब देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा नजर आ रहा है, यानी इसको मैं गुणा कर दूं 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा से, और इसमें मैं डिवाइड कर दूं किसका, इसी से 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा से, तो शायद कुछ बात बन सकती है। और अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अपना क्या है, ऊपर था 1 - cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये है। अब देखो यहाँ पे जैसे इसमें 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले 1 को वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, पर एक और चीज है, वो क्या है अपनी, यहाँ पे है एक मेरे पास 1 है और एक साइन थीटा है, यानी इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख दूं क्या, ये जो अपना है इसको मैं इस तरीके से लिख दूं 1 + sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और जैसे इसको मैं ए मान लूँ और इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं, एक सेकेंड, इसको नहीं, यहाँ पे अपना ये जो ए मान रहे थे हम 1 + साइन को, इसको बी मानूं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक तो आएगा ए स्क्वायर, मतलब 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा, ये आएगा ना, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में अपना चल रहा है, एक तो 1 + साइन थीटा है, और एक क्या है 1 + साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही है ना। देखो यहाँ से अपना कुछ बात बनेगी क्या, 1 + साइन है और ये अपना ये है, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जो पहला वाला 1 है ना, इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे होगा क्या, कुछ तो होगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, अब बचा क्या अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 साइन थीटा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 साइन थीटा मेरे पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना, अंदर बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा 1/, ये है 1 + साइन थीटा, और 1 + साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से है ना। देखो अब तो अपना सवाल हो गया है, यहाँ पे अपना 2 साइन थीटा, यानी मैं हाईलाइट करूँ तो ये वाली वैल्यू 2 साइन थीटा, और डिवाइड में 1 + कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू, इतनी वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू तो अपनी x है, और ये तो अपना कट ही रहा है ना, साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस, यानी x अपना आंसर आ गया, ऑप्शन पहला हो गया अपना, ठीक है। काफी ठीक ठाक क्वेश्चन लगा है, मे भी शायद मैंने थोड़ा बहुत इसको और अप्रोच से करता तो शायद ये जल्दी बन सकता था। बाकी जैसे अगर हम 45 पुट करके और देख लेते हैं एक बार, जैसे अगर मैं 45 पुट करता तो x की वैल्यू कितनी आती, ये आता 2 × 1/√2, 1/√2 मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऊपर अपने √2 ही आ जाएंगे, तो √2 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट में। ये अपना √2 आ गया ऊपर, तो और नीचे देखो 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2 कितना आ जाएगा, 2/√2,
2/√2 मतलब √2, तो 1+√2 ये आ गया अपना x की वैल्यू। अगर ये वैल्यू मतलब x की वैल्यू ये आ रही है तो अपना ये आंसर आना चाहिए। अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, 45 पुट करते हैं आप तो साइन कॉस कट जाते हैं ना, तो क्या आता है 1/1 प्लस, और ये आता अपना 1/√2। √2 एलसीएम लेना पड़ेगा तो ऊपर √2 चले गया और ये 1+√2, यही है ना, यानी आंसर भी अपना यही आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ जो इसकी वैल्यू है वो भी तो x ही आएगी, क्योंकि हमने x की मैं 45 पुट किया तो आया √2/1+√2। 45 जब हमने जो पूछा है उसमें पुट किया तो भी आया √2/1+√2, और इसकी वैल्यू तो x के बराबर है यानी x आ गया। ठीक है, तो 45 से ये बहुत ज्यादा इजीली बन रहा है, तो वैल्यू पुटिंग इसमें सही है। 090 आप नहीं पुट कर सकते क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म या इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, आपको पता है वैल्यू पुटिंग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे है कि चाय की दो किस्में अपने पास, एक 300 रुपए किलो वाली, एक 375 वाली, इनको 3:2 में मिलाया तो मिश्रित चाय का मूल्य क्या होगा। देखो 300 रुपए किलो वाली 3 रेशो में मिलाई, प्लस 375 रुपए वाली अपन ने 2 रेशो में मिलाई, तो टोटल चाय कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 किलो, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। 5 से मैं इसमें भाग दूंगा तो 60 टाइम 60 थी 180, प्लस 5 से यहाँ पे जाएगा, 5 7 35 और बचे 2 5 25, 75 का डबल 150, ये 18 और 5 23 और 10 33, 330 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 है, बोले एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 14,000 है, 5 जो टेक्नीशियन है उनका औसत वेतन 18,000 है। देखो 5 जो टेक्नीशियन है उनका जो औसत वेतन है वो तो 18,000 है, सभी जो कर्मचारी है उनका 14,000 और बाकी का औसत वेतन है 13,200, तो कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो इनिशियल में मान लो कि टोटल एक्स कर्मचारी हैं तो सबका 14,000 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 14K × X आएगा, ये बराबर होगा 18,000 था 5 टेक्नीशियन का, तो 18×5 कितना आ जाएगा, 90K आएगा, और ये 90K हो जाएगा। देन उसके बाद शेष का औसत वेतन है 13,200। टोटल मैंने एक्स माने, 5 मैंने पहले ले लिए तो x-5 आएंगे, और वैसे k में नहीं ले सकते ये वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 13,200 है, तो इसको मैं ऐसे समझ लो कि ये हो जाएगा 14,000 x इज इक्वल टू, ये आएगा 90,000 प्लस x-5 को मल्टीप्लाई करना होगा 13,200 से। एकदम बेसिक से मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये कितना आएगा, 13,200x, और 5 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13×5 = 65, और 1,000 और 66,000 आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो 14,000 तो ये है, 13,200 ये है, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 800x इक्वल टू 90,000 में से 66 गए तो 4 जोड़ूंगा तो 40, सॉरी 70 और 20 और, यानी कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। ये तो 30 आंसर आ गया, 2 0 से 2 0, और 8 × 3 = 24, 30 आंसर आ गया। टोटल 30 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, sec थीटा -1 sec थीटा +1 की पावर n है, उसकी वैल्यू ये n निकालना है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, थीटा कुछ भी रख दो, 45 ही रख देता हूं मैं। ठीक है, 45 रखा तो ये आएगा √2 - 1, और ये आएगा √2 + 1, इसकी पावर n आएगा इक्वल टू √2 - 1, ये है ना ये, और ठीक है, देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, √2 - 1 है, इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, ऊपर √2 - 1 आएगा, √2 - 1 से गुणा कर दिया, और नीचे √2 + 1 है, और √2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर अपनी कितनी है, n है, इसकी वैल्यू √2 - 1 है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देखो नीचे तो क्या बनेगा, a+b a-b, a² - b² यानी 2 - 1 यानी 1 ही बन जाएगा नीचे तो। √2 - √2 की पावर n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 - 1 इसकी पावर 2 हो जाएगी ना, ये मतलब n/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, √2 - 1 के इसकी पावर 1, दोनों का कंपैरिजन कर लो, तो n पूछा क्या था, n कितना आएगा अपना, अच्छा पावर 2 था ना, ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है मैंने, √2 - 1 की पावर 2 आएगा और n से गुणा तो 2n आएगा, 2n ये अपना 1 के बराबर होगा, जब बेस सेम है तो जो पावर है इक्वल हो जाएंगी, तो 2n की वैल्यू 1 आएगी, तो n अपना आधा आएगा यानी 0.5, 0.5 है ऑप्शन नंबर 4। देखो ये सवाल रॉन्ग है, इसको मैं टेलीग्राम पे किसी ने भेजा था तो वेरीफाई किया था,
इसमें बेसिकली जो ये 1018 है ना, ये 1018 नहीं है, ये अपना है 1018, इसका स्क्वायर है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ऐसे कई सवाल है जो आपको गलत मिलेंगे, और भी शिफ्टों में हमें गलत सवाल मिले हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, 1018 के स्क्वायर से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसको। 1019 है, 1017 है ये। और एक काम करते हैं, इसको अपन सॉल्व ही कर रहे हैं तो फिर थोड़ा तरीके से करते हैं। 1019 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1018 + 1, और 1017 को क्या लिखूंगा, 1018 - 1, जिससे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। प्लस यहाँ पे तो क्या है अपना 1015 है, और ये 12 है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 और 12 है ना, तो 13। वैसे ये भी छोड़ो, देखो यूनिट डिजिट से ज्यादा सही रहेगा इसको बनाना। ठीक है, ये सब छोड़ते हैं हम, डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट लगाते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होता, आप इसको एग्जाम में बनाते, सबके यूनिट डिजिट अलग आ रहे हैं ना। तो 2 8 16 मतलब 6, -9 7 63, 3 5 2 10 मतलब 0 आता है यहाँ पे, और 6 -1 6। तो आपका 6 से 6 कट जाता, -3 मतलब 7 यूनिट डिजिट आना चाहिए था, जबकि कहीं है ही नहीं 7। मतलब क्वेश्चन गलत है, इतना तो समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करो, यहाँ पे इसको 1018 का स्क्वायर करके अब भी हम सेम कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे यूनिट डिजिट का, क्योंकि यूनिट डिजिट सारे अलग है, तो यूनिट डिजिट बेस्ट रहेगा इस सवाल के लिए। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, यानी 4 यूनिट डिजिट आएगा, माइनस 9 7 63, 3 आ जाएगा, 5 2 10, यानी यहाँ पे तो 0 ही आएगा, और 6 गुणा 1 -6 आएगा। 4 -3 कितना आता है, 1, और 1 में से 6 जाएगा मतलब -5, माइनस तो हो नहीं सकता, तो 10 और जोड़ दो, तो 5 यूनिट डिजिट आ जाएगा अपना, और 5 अपना सिर्फ एक ही ऑप्शन में। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के लिए सही सवाल था। वैसे ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 36 है। बोले जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संभावित संख्या। देखो किसी नंबर को आप 15 या 18 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो इनके एलसीएम से डिवाइड होगा, नंबर क्या हो जाएगा सबसे छोटा, इनके एलसीएम से, एलसीएम ऑफ 15 एंड 18, और इसमें कितना जोड़ दो, 3 और जोड़ दो। 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 90 90 आ जाएगा, और इसमें 3 और जोड़ दो तो 93 अपना आंसर आ जाएगा, 93। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तली से बंद एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या अपनी इतनी है। ओके, देखो आपको पता है कि जो हेमी स्फेयर होता है उसका जो टीएसए होता है वो 2 πr² नहीं होता, 3 πr² होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसका और जुड़ जाता है πr²। तो इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, और अर्धगोले की रेडियस यानी आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, √25/पाई, यानी मैं कह सकता हूँ 5 बटे क्या है अपना, √पाई है। तो ये आ जाएगा 3 πr²। ठीक है, या फिर ऐसे ही समझ लो कि आर की वैल्यू है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 25 आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 25 दिया कितना आ जाएगा, 75, 75। ठीक है, काफी लोग इसको 2 मान के 50 मार्क करके आ जाएंगे, तो वो गलत है, 3 πr² होता है टोटल। बोल रहे एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो। अब देखो नंबर अपना 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, 8 x 5 2 1 5 है, 9 से डिविजिबल है। 9 का रूल आपको पता है, सम ऑफ जो इनका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 8 कितने होते हैं अपने, 21, 21 में से आप 18 घटा दो, सिर्फ 3 बचेगा। 3 प्लस एक्स को 9 से डिवाइड होने के लिए एक्स को आप कितना लोगे, 6, तभी तो हो पाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 6 हो जाएगी। दो दलों ए और बी है, उनके बीच में चुनाव हुआ, ए को डाले गए मतों का 37% प्राप्त होता है, और ठीक है देखो दो दल है अपने पास ए और बी, ए को 37% मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा, बाकी के जितने भी बचे हैं, 100 में से 37 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 जोड़ा तो 40, और 60 और यानी 63% इसको मिलेंगे। ठीक है, हम मान रहे हैं यहाँ पे टोटल 100 वोट हैं, 100% है, और जो ये हार गया 338 वोट से। अगर मैं बात करूँ तो ये कितना इनमें डिफरेंस है, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 6 में से 4 गया तो 26। जो 26 की वैल्यू है वो 338 है, तो डाले गए मतों की संख्या निकालनी है। तो काट लो, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, बचे कितने अपने पास, 4 3 7, 13 6 78, और 2 से 13, 1300 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 1300 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 1300 आ जाएगी। ऑप्शन 4। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एक निश्चित निश्चित काम को करने के लिए
एक्स को उसी काम को वाई और जेड के साथ मिलकर लगे समय से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, एक्स को एक काम करने में जो टाइम लगता है वो वाई और जेड को एक साथ लगे काम से 3 गुना समय लगता है। यानी एक्स बटे वाई प्लस जेड की अगर मैं बात करूँ तो ये 3/1 आ रहा है, ये टाइम का रेशियो है अपना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बोल रहा है जेड को वाई और एक्स को, जेड को क्या बोल रहा है कि जेड को वाई और एक्स को एक साथ काम करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। यानी जेड बटे वाई प्लस एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये 4/1 आएगा, ये भी टाइम का रेशियो है अपना। ठीक है, तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में करते हैं, एक्स और जेड एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, सबसे पहले तो आप इफिशियंसी निकालो। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1/3। इसकी जो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 1 का उल्टा 1 4। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई प्लस जेड 3 + 1 4 यूनिट बन रहा है, जबकि यहाँ पे ये 5 यूनिट बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की इफिशियंसी सेम होनी चाहिए। हम इफिशियंसी को सेम करते हैं, टाइम को नहीं। 4 और 5 को इक्वल 20 पे बनाया जा सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 5 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, तो हो गया ना 15 और 5 20। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। सबकी इफिशियंसी अब निकल के आ चुकी है। अगर आप अलग अलग पूछे, अगर आप मुझसे अलग अलग पूछोगे सबकी, तो x की कितनी आ गई 5, y की कितनी आ गई, देखो y की नहीं यहाँ पे पता है, लेकिन z की पता है 4। और ये पता है कि सबकी मिला के 20 है, तो इसकी 5 है, इसकी 4 है, 9 हो गई, तो इसकी 11 हो जाएगी। ठीक है, क्या बोले कि तीनों मिलकर काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क भी अपना निकल जाएगा। टोटल वर्क तीनों मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 20, और मिलकर 10 दिन में करते हैं, यानी जो टोटल काम है वो 200 यूनिट हो गया। और इसको करवा किससे रहे, एक्स और जेड से। एक्स और जेड मतलब 5 और 4 की एफिशिएंसी से 9 से, तो 200/9 आएगा, और 209/9 होता है 22 सही, 9/8, क्योंकि 22 नंबर कितने होते हैं अपने, 198 होते हैं ना, और दो और जोड़ेंगे तो 200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ये अपना 22 2/9। अच्छा क्वेश्चन था। जब भी आप ऐसा सवाल आता है, हम हमेशा इफिशियंसी को इक्वल करते हैं, टाइम को इक्वल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x की पावर 4 प्लस 1/, ये 1/x की पावर 4 है, क्योंकि माइनस में लिखी है पावर, इसको नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू 47 है। देखो यहाँ से जब भी हम पावर कम पे आते हैं ना, तो दो जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, तो ये आएगा 47 + 2 49, और इसका अंडर रूट लोगे तो 7। वापस x प्लस 1/x निकालना है, तो भी सेम चीज करना है, दो जोड़ के अंडर रूट, तो 9 9 का 3 आ जाएगा। x प्लस 1/x के लिए 3 है, और 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। 1 है ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू का रेशियो दिया है, क्यू आर का रेशियो दिया है, और आर एस का रेशियो दिया है, पी एस का पूछा है। ऐसे सवालों को मैंने आपको बहुत बार करवाया, रेशियो प्रोपोर्शन की अगर आपने क्लास ली होगी तो। ठीक है, जिसमें मैंने CHSL के क्वेश्चन करवाए थे सिलेक्शन पोस्ट के। ये जब भी मैं रेशियो प्रोपोर्शन करवाता हूँ एक ही तरीका यूज करता हूँ, वही मैं आज बताऊंगा। ठीक है, पी और क्यू का रेशियो हमें कितना गिवन है, 4:5 गिवन है। और अगर क्यू और आर की मैं बात करूँ तो 3 और 4 है। ठीक है, देन आर और एस की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, 2 और 5 है। थोड़ा कुछ डिले हो रहा है लिखने में मे बी। अब देखो हमें सिर्फ उस पे हम फोकस करेंगे जो हमसे पूछा है, वैसे तो सबका निकाल सकते हैं, लेकिन सबका निकालेंगे नहीं, पी और एस के बारे में पूछा है। पी है सबसे स्टार्टिंग वाला। देखो पी कहाँ पे है, अपना इस लाइन में यहाँ पे है ना। उसके बाद पी सीधा और कहीं पे नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, 4 × 12, 12 दूनी 24, ये पी आ गया। ठीक है, अब बाकी के रेशियो से हमें मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम एस का निकालेंगे। एस कहाँ पे है, यहाँ पे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्यू का कैसे निकालते हैं, पहले क्यू यहाँ पे है, फिर क्यू अपना यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले इस इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पी इसी में था और एस इसी में। 5 चौके 20, और 20 पंजे 100, ये आएगा। 24 और 100 को और फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 6 की 24, और 4 से 25, तो 6 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 43, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक अपना ट्राइंगल है, और इस तरीके से एक ट्राइंगल है अपना ABC, जिसमें अपन को क्या गिवन है कि DE पैरेलल है BC के। ये DE है वो पैरेलल है BC के, तो मैंने पैरेलल बना दी। यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुको, इसको ठीक होने दो। चलो कर लेते हैं, अपने आप हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि ADB और AC मतलब इस लाइन पे है, बेसिकली ये लिखा है ये। मीजर ऑफ एंगल ACB 40 है, ACB
ये वाला जो एंगल है ना अपन को, ये 40 डिग्री इन्होंने गिवन है। और मीजर ऑफ एंगल डी ए ई मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ए डी ई इन दोनों एंगल का सम पूछा है, 140 हो जाएगा। देखो ये 40 है, पैरेलल लाइन है तो आपको पता है ये भी 40 होगा। और जब पैरेलल लाइन है और एक ट्राइंगल, अगर मैं ए डी की बात करूं तो सम 180 होता है। अब ये 40 है तो बचे हुए का कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन का है। देखो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 है और यहाँ पे डिवाइड है 3/8, लेकिन उससे पहले ऑफ सॉल्व करना होगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3/8 ऑफ। ठीक है, अब जो ब्रैकेट है अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 7 - 3 कितना होता है, 4। 4 दूनी 8, 8 + 8 16, यानी 3/8 की अगर मैं बात करूँ तो ब्रैकेट में अंदर 16 आ गया। तो इसको करना होगा पहले 3/8 गुणा 16 को पहले सॉल्व करना होगा। 8 से ये 2 टाइम जाएगा, 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। अब 24 में मैं 6 का भाग दूंगा तो 4 आ जाएगा। इतनी वैल्यू अपनी 4 आ चुकी है। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ये है अपना 2/11 जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 4/55 से। तो ये 4 को यहाँ लिख दिया, 55 को यहाँ लिख दिया, माइनस ये है 5/8 और 6/16। देखो इसको मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से यहाँ, तो 16 सेम नीचे बेस बन गया। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 10 और 6 16, 16/16 यानी ये 1 आ जाएगा अंदर। नीचे देखो ऊपर अगर सॉल्व करना चाहो आप तो 11 से तो ये 5 टाइम कट जाएगा और 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी 2.5 आएगा, 5/2। 4 में से एक गया तो 3, 3 आएगा ना, और फिर ये 5/2 और है। 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5, तो 5.5 आ गया। 5.5 से आप आइडिया लगा सकते हो कि या तो इसका कोई मल्टीपल आंसर आएगा, तो 11 में भी ऊपर बन रहा है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसका डबल बन जाएगा। ठीक है, पर सॉल्व कर लेते हैं। नीचे टाइम ना हो तब की मैंने ये बात बताई है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो नीचे क्या है, 15 - 7 है। 15 - 7 होता है 8, तो 32/8 मतलब कितना आ जाएगा, 4। फिर है प्लस 75 को डिवाइड करना है इस ब्रैकेट से, तो 15/3 कितना हो जाएगा, 5। 5 + 4 9, 9 + 6 15। 75/15 5, 5 + 4 9। ठीक है, इसको पॉइंट को हटाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर तो 11 बन जाएगा, नीचे 18 बन जाएगा, तो 11/18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में दीर्घ त्रिज्य खंड का परिमाप निकालना है। एक सर्कल की बात कर रहा है जिसमें अपने 2 त्रिज्य खंड बन रहे हैं इस तरीके से। दीर्घ त्रिज्य खंड का परिमाप निकालना है जिसका लघु त्रिज्य खंड केंद्र पर 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, देखो ये 75 बना रहा है, तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो 360 में से 75 जाएगा तो दूसरा एंगल आ जाएगा जो बड़ा वाला है, यानी जो ये तो माइनर है और मेजर वाला। 360 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 285, क्योंकि पूरा 360 का होता है ना ये 285। पूछा क्या है कि 12 मीटर त्रिज्या वाले लघु दीर्घ त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना है। ठीक है, देखो एक बात तो आपको पता है, इसकी रेडियस कितनी है, 12। 12 मीटर है ना, रेडियस अगर इसकी 12 मीटर है और हमसे यहाँ पे पूछा है कि इसका क्या निकालना है आपको, पेरीमीटर निकालना है, तो कौन सी चीजें निकालनी है आपको, ये निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, दिस, ये जो मैंने ऐसे डार्क करी है ना, पेरीमीटर में यही तो आएगी अपनी जो मेजर आर्क पे है ये। अब देखो उसके लिए क्या होगा, अगर मैं पूरे की बात करूं तो पूरा होता है अपना 2πr, होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे 2πr नहीं है, सिर्फ 285 है। तो इसका ये 285 डिग्री है किसका, 360 का, तो एक तो इतना आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ये रेडियस और आ जाए क्योंकि ये 12 है और ये भी 12 है, तो 24 प्लस आंसर आएगा, इतना तो पता है। लेकिन सारे देखो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो तो हट गए। अब देखो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे आर की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं 12, 2π, और आर की वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 12 से ये जाएगा 3 टाइम, और 2 से इसको काट देता हूँ 15 टाइम। ठीक है, तो इतना तो पता है कि 15 और ये 285 है, यानी यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है ना, एक तो 5π, ये 5 नहीं आएगा, बड़ा आंसर आएगा। 15 एकम 15, और बचेंगे कितने यहाँ पे 13, 135, 15 नंबर 135 और पाई, और तो 24 + 19 पाई आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 46। दो ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी और डी एफ, ऐसे त्रिभुज हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं ये। लेकिन देखो ये जिस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट है ना वैसे ही लिखना, वरना तो गड़बड़ कर सकते हो आप। ए बी सी है तो पहले ए बी सी लिखा, फिर क्या है, डी ई एफ नहीं है, एफ डी ई है, एफ डी ई ऐसे है। ठीक है, ए बी की वैल्यू 5 है, कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ इक्वल होता है, ये भी 5 हो जाएगा। एंगल बी 40 है,
ये 40 है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 40 ही होगा। एंगल ए 80 है, अगर ये वाला 80 है तो ये वाला भी 80 होगा। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ओके, क्या डी एफ की वैल्यू 5 है? 5 तो बिल्कुल है। और डी ई की वैल्यू 5 है, क्या डी ई 5 है? गलत। डी एफ 5 बिल्कुल 5 होगा। और एंगल ई, ये 80 हो गया और ये 40 हो गया, 120 तो ये 60 आएगा। तो दूसरी कंडीशन ही सही होगी अपनी, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 47। इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला गया है कि एक सीधी सड़क पर कोई बस है, उसी दिशा में चल रही है और किसी कार से 30 किलोमीटर आगे। देखो इस तरीके से अपना सीन है, यहाँ पे अपनी कार है और यहाँ पे अपने पास बस है जो इससे 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस पे है। होता क्या है कि अगले 3 घंटे के बाद कार है वो 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है, यानी यहाँ से इस पोजीशन से अगले 3 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगले 3 घंटे में बस यहाँ पे थी इनिशियल में, तो फिर अगले 3 घंटे में मान लो कि यहाँ पे पहुंच गई। तो अब देखो और आगे बोले बस की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, बस की स्पीड 42 है। और 3 घंटे में तो यहाँ से इस पॉइंट से अगले 3 घंटे में बस कितनी दूरी चल लेगी? 42 × 3, इतनी चल लेगी ना। यानी मैं कह सकता हूँ 126 किलोमीटर और चल लेगी। लेकिन बोल रहा है कि जब अगले 3 घंटे के बाद होता क्या है कि जो कार है वो बस से 60 किलोमीटर आगे निकल गई है। यानी अपनी कार यहाँ पे नहीं है, कार तो यहाँ से और भी आगे जा चुकी है और कार है अपनी यहाँ पर, यानी इससे भी 60 किलोमीटर और आगे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बस कार इनिशियल तो अपनी यहाँ पे थी और अभी अपनी यहाँ पे आ गई, यानी इतनी पूरी दूरी चली है कार ने। ये पूरी दूरी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 थी, प्लस ये बीच की इनकी दूरी 126 है, और देन इसके बाद 60 और ये पूरी दूरी है। पहले तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये आएगा 0 6 6 6 आ जाएगा, 6 और 2 8, 8 3 11, एक असिल, एक और एक दो, 216 किलोमीटर है। अब एक बात बताओ, कार ने ये कितने में चली है? 3 घंटे में, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से 3 घंटे बाद की सिचुएशन है, ये कार के बारे में बात हो रही है। 3 घंटे में कार इतनी चलती है तो 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? हम स्पीड कहते हैं। 1 घंटे में कितनी चल लेगी ये? 72 चल लेगी। 72 चल जाएगी ना, 3 से भाग दे तो दोनों साइड, तो 1 आवर में 72 चली जाएगी, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड के बारे में हमसे पूछे गए थे, तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 2300 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक मिक्सचर को 2024 में बेच दिया, छूट निकालनी है। ठीक है, 2300 की चीज को आप 2024 में बेच रहे हो, कितने की छूट मिल गई आपको? 76, तो ये 2100 और 200 और इन 276 की छूट मिल गई 2300 पर। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, 23 से ही भाग दे दो। 23 एकम 23, 4 23 दूनी 46, 12% का डिस्काउंट मिल गया। यही पूछा था कि जो डिस्काउंट है वो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 49। एक तरबूज के जो कोण है 1 1 2 के अनुपात में है, 2 और 1 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 45 डिग्री। पूछा क्या है? सबसे बड़ा कोण, कुल आंतरिक कोण का कितना परसेंट है? सबसे बड़ा कोण होगा 2, यानी 2 की वैल्यू पूछ रहा है जो 90 है। वो टोटल का कितना है? 90 टोटल ट्राइंगल का 180 होता है, ये कितना है? 50% है, यही तो पूछा गया है, तो 50% आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना 50। ए माइनस दिस की वैल्यू ये दे रखी है और A-5 करके पूछी गई है। तो जिस फॉर्म में वैल्यू पूछी गई है पहले तो उस फॉर्म में बनाएंगे, तो 5 माइनस कर रहे हैं हम दोनों साइड से, 1/A-5। ठीक है, यहाँ से 5 माइनस किया तो 10 माइनस 5 आ जाएगा, और अब इसका क्यूब कर दो। तो सिंपली x-1/x अगर अपना k है तो x³ - 1 x³ क्या होता है? x³ + 3k, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब +3 × 5। इस डेटा पर बहुत बार सवाल आ गया है, जब प्लस होता है तो 110 और माइनस होता है तो 140 आंसर आता है। तो 15 और 125 कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो सीपीयू की जो 9 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट है, इसके अंदर मैथ सेक्शन है, इसको हमने डिस्कस कर लिया, पूरे 50 की 50 क्वेश्चन कर लिए। कुछ दो चार क्वेश्चन कुछ दो चार क्वेश्चन है इस सेट में अच्छे देखने को मिले थे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर आपको जरूर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको, अगर आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो बहुत जल्दी मैं सारे के सारे वीडियोज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और आने वाली जो आपकी सीजीएल एग्जाम में है ये, उसके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी पेपर्स आपको कहीं ना कहीं से मिल ही गए होंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।